Dear students, I hope that you are fighting with COVID 19 like a warrior at your homes. Stay at home, fight COVID 19, which is also there in my videos starting page. और इस मुश्किल समय में देश जो है उसको आपके सेवाओं की आवश्यकता है। आप घर पर रहकर अपने आप को स्वस्थ बनाकर देश की सेवा में योगदान दे सकते हैं। और इस खाली समय में आपने अपनी किताबें जो हैं उनको अपना सबसे अच्छा मित्र बना लेना है। आप किताबें डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से और उन बुक्स की स्टडीज़ जो है वो आप प्रॉपर वे में शुरू कर दीजिए। वी आर गिविंग वीडियो लेसन्स ऑफ द चैप्टर्स और हम होंगे कामयाब। और ये वक्त ना ठहरा है ना ठहरेगा, इसीलिए जो ये मुश्किल समय आज दुनिया के समक्ष है, ये मुश्किल समय बीत जाएगा, फिर से वही दिन लौट के आएंगे। क्योंकि हमेशा अंधकार के बाद एक नई सुबह की शुरुआत होती है। उसी प्रकार से हम ये मान के चलते हैं और अपने आप को ये दिलासा, अपने आप को ये हम हमारा विश्वास है कि हम जो है इस लड़ाई से जो जीतेंगे और एक बार फिर से हम अपने उन्हीं पुराने यूजुअल कामों की तरफ बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है और आप लाइन बाय लाइन जो है पढ़ेंगे इस चैप्टर की। क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं, इसीलिए बेटर टू गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स। रिसोर्सेज, आई थिंक यू आर वेरी फेमिलियर विद द रिसोर्सेज। अपने चारों तरफ देखिए, जो भी यूज़फुल ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, वो सारे के सारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। सो एवरीथिंग around you which is useful, that called resource. And our environment, our neighborhood is full of these kind of resources. They help us to satisfy our needs. Resources, basically this triangle shows that these are technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, those termed as resources. And human being is in the center of that resource creation. वो कैसे रिसोर्स क्रिएशन करता है ये हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट को वो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की हेल्प से वो क्या बनाता है, यूज़फुल बनाता है। इसके अलावा ये रिसोर्सेज का फ़्लो चार्ट है, ये आपने नोटबुक में बनाना है इसको, कि रिसोर्सेज जो है नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। पहले आपने पढ़ा होगा ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं, लेकिन अभी ये दो ही हैं। नेचुरल रिसोर्स रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। और ह्यूमन की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी है। तो ये रिसोर्सेज का एक फ़्लो चार्ट है जो आप ड्रॉ करेंगे नोटबुक में। Human beings interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development. हम क्या सोचते हैं कि resources फ्री गिफ्ट है गॉड का? नहीं, these are not that. Human being themselves is a essential component of resources। और वो क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है अपने आसपास के मटेरियल का into useful resources. Resources can be classified into various categories which we will discuss further in the next page on the basis of different criterias we will discuss about. You have to do one activity in which you have to identify at least two resources from each category और आपने उसको नोटबुक में नोट डाउन करके लिखना है। टाइप ऑफ रिसोर्सेज हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिस्कशन के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन दीज रिसोर्सेज कैन कैटेगराइज इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक which comprises living things, abiotic which comprises non-living things like water, rocks, etc. On the basis of exhaustibility, exhaustibility means क्या वो एंड हो जाते हैं कि नहीं होते हैं, पहले में ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से वो शुरू हुए। तो एग्जॉस्टिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू हो जाते हैं, जो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, एनिमल्स हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बेसिकली हम फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, क्योंकि ये
रिन्यू नहीं होते हैं, ये दोबारा बनने में इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और इसीलिए हम उसको कहते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। और रिन्यूएबल जो है वो नॉन एग्जॉस्टिबल होते हैं। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो ये चार प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो आपके खुद के, जैसे योर हाउस इज़ योर इंडिविजुअल रिसोर्स, योर कार इज़ योर इंडिविजुअल रिसोर्स। देन कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज जिसमें एक पर्टिकुलर सोसाइटी उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकती है, जैसे कि विलेज का कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड है, बरियल ग्राउंड है, पार्क है, ये सब चीज़ें जो है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज कहलाती है। आपका स्कूल भी एक कम्युनिटी ऑन रिसोर्स ही है, पिकनिक स्पॉट जैसे है। तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, देन नेशनल रिसोर्सेज। अगर हम नेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हर चीज़ जो एक देश के अंदर है वो उसका नेचुरल रिसोर्स ही है। बाउंड्रीज़ के अंदर जो भी, जैसे रेलवे है, फॉरेस्ट है, इवन वी पीपल और ह्यूमन रिसोर्स जो हम भारत के हैं वो होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो 12 नॉटिकल माइल्स तकरीबन 22.2 किलोमीटर का ओशनिक एरिया जो है सी कोस्ट से, वो भी इंडिया का है या किसी। सो जो कंट्री के अंदर है वो क्या है, नेशनल रिसोर्स है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, दे आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो उनको रेगुलेट करती है। 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। उसके बाहर का एरिया जो है कंट्रीज़ को जो है इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की हेल्प से ही उसे यूटिलाइज कर सकती हैं। डू यू नो, ये आप खुद करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो चार प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। पोटेंशियल जो है जहाँ जैसे सोलर एनर्जी की पोटेंशली, Rajasthan have the potentiality of solar energy, but we are not using that on the large scale. This is called potential resource. Developed resource which we are utilizing quantity and quality we knows, and we are utilizing that resource. Developed resource stock which we are actually having no technology to how to use। जैसे वाटर की बात करते हैं, टू केमिकल से बना हुआ है, वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन है, लेकिन हम इसे सेपरेट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ नहीं कर पाए आज तक। तो हम कह सकते हैं कि वो एक स्टॉक है। रिजर्व जो है, वी आर नो ईच एंड एवरीथिंग टेक्निकली, नो हाउ, but we are not started the use of those resources. Actually we can say that we are conserving those resources for future use. For example, river water, we can use more water for generating electricity, but we are not using, we are reserving that for future generation or future. Again there is one activity which you have to do, development of resources. नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान ये पहले सोचता था कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है नेचर का, इसलिए उसने उसे इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइट किया, जिसकी वजह से कई समस्याएं जो हैं क्रिएट हुई, जैसे कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज वेरी कॉमन एक प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुई। देन एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, जिसकी वजह से क्या हुआ, सम पीपल हैव द रिसोर्सेज एंड सम हैव नॉट, रिच एंड पुअर जिसे हम कह सकते हैं। अगेन एक एक्टिविटी है जो आपको पूरी करनी है रिगार्डिंग द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जैसे कि ऑयल एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फॉसिल फ्यूल, तो उसको लेके आपने एक एक्टिविटी पूरी करनी है। ये एक्टिविटी आपकी नोटबुक में होनी चाहिए, ठीक है। सभी एक्टिविटीज़ आप पूरी करेंगे। देन उसके बाद हम बात कर रहे थे क्या समस्याएं इनको रिसोर्सेज को लेके हुई हैं, तो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग। ये सब पॉल्यूशन की वजह से जो समस्याएं जो है आज हम देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे, ये सब इसी का एक रिज़ल्ट है। एंड अगर इसे सस्टेन ना किया गया तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस को एक डेंजर है, एक खतरा है। एंड देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल। रिसोर्स की प्लानिंग जो है उसकी वो दैट इज़ वेरी इसेंशियल, क्योंकि इससे जो है हमारे प्लानट के लिए ही एक क्या है डेंजर हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग टू द एनवायरनमेंट refers to sustainable development, and also keep the
future generation in mind and their need also. That refers to sustainable development. So without harming to the environment, without compromising the need of a future generation refers to sustainable development. Then Agenda 21 is there, Rio de Janeiro समिट हुई थी 1992 में, जहाँ बेसिकली इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए एजेंडा 21 जो है बनाया गया था, जिसमें 100 कंट्रीज़ के हेड ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि ब्राज़ील में है. The next topic is resource planning. We have to plan the resources. We can say that judicious use of resources refers to resource planning. It is very important, India, country like India, because there are a lot of resources, but they are not evenly distributed. Some part having more resources, some part having less resources. Some parts are very developed and some part are backward. For example, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits. Arunachal Pradesh have abundance of water resources but lack in infrastructural development. The state of Rajasthan having great potentialities of solar and wind energy but lack in water resources. So likewise, some areas having some kind of resources in more quantity and some having less. One more activity is there. Prepare a list of resources found in your state and also identify the resources that are important but deficit in your state. इसका आंसर आपने खुद फाइंड आउट करना है और ये भी एक एक्टिविटी है जो आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है. क्लास 10th मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि these all activities will give you marks in the last when 20 marks will finalize for your final exam. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग इंक्लूड 3 स्टेप. पहले तो रिसोर्स को पहचानना होता है, उसके सर्वे मैपिंग के द्वारा उसे आइडेंटिफाई और इन्वेंट्री जो है वहाँ पे यूज़ की जाती है. देन इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर. एक प्लानिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है जो कि प्रॉपर टेक्नोलॉजी स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. थर्ड है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान. तो थर्ड जो होता है कि हमें कितना रिसोर्स निकालना है, कितना यूटिलाइज़ करना है, ये सब फैसले किए जाते हैं. और रिसोर्स प्लानिंग भारत में फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही चालू है. यू कैन से दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस इट स्टार्टेड इस रिसोर्स प्लानिंग. देन टू फाइंड आउट, यूज़ गूगल. The availability of resources do not indicate that the nation will develop. Some resources, some areas are rich in resources, but they are poor economically. So, for example, before independence, India was under the rule of Britishers, but India was rich in the resources. But India having no technology, Britishers came, they brought technology, knowledge, and their nation get developed easily. सो ये कहना है कि रिसोर्सेज हैं तो देश डेवलप हो जाएगा, ये प्योरली करेक्ट नहीं है. टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है. इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज जो हैं किसी भी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए वाइटल होते हैं और ओवर यूटिलाइजेशन जो है समस्याएं क्रिएट करता है, इकोलॉजिकली इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट करता है. गांधी जी ने कहा था कि देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबॉडीज़ नीड but not for anybody's greed. He placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of the modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. अब ये जो ग्लोबल लेवल है इसमें हम कई चीज़ें भी देखते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग इसी का एक रिजल्ट है. At the international level, the Club of Rome advocate resource conservation for the first time. क्लब ऑफ रोम ने फर्स्ट टाइम इसको क्या किया था, एडवोकेट किया था 1968 में. और गांधी फिलॉसफी के आधार पर शुमाचर ने जो है एक बुक लिखी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, और उन्होंने ग्लोबल लेवल जो है उसी की बुक के बेसिस पर ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 जो है उन्होंने उसमें ये प्रावधान किए. द रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट and advocate as a means for resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. So common future की जहाँ तक हम बात करते हैं तो ग्लोबल कनेक्ट हैं, पूरा ग्लोब कनेक्ट एक दूसरे से.
जैसे कि कोरोना वायरस की बीमारी जो है पूरे वर्ल्ड में फैली है, तो इससे पता लगता है कि हमारा कॉमन फ्यूचर है, किसी का अलग अलग नहीं हो सकता, तो हमें जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ही होगा। लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं तो लैंड रिसोर्सेज जो है हम यूज़ करते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, जैसे कि ये सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हर चीज़ को ये सपोर्ट करता है। और ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि फिगर 1.3 में इंडिया लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर देखिए 3 है, प्लेन, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स जो हैं सोर्स ऑफ वाटर है एक तरह से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्लेन्स की, तो प्लेन्स जो हैं दे आर द ग्रेनरीज ऑफ आवर कंट्री। एंड अगर हम बात करते हैं प्लेट्यूज़ की, तो प्लेट्यूज़ जो है स्टोर ऑफ मिनरल हाउसेज हैं, स्टोर ऑफ मिनरल हाउस है ये। और एक तरह से हम बात करते हैं तो 43% जो है एरिया वो प्लेन एरियाज़ हैं, 30% के आसपास जो है वो, अगर हम देखते हैं इस ग्राफ में, तो 30% के आसपास जो है वो हमारे माउंटेन्स हैं, 27% जो हैं वो प्लेट्यूज़ हैं। तो ये 3 बेसिक फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं। उसके बाद हम लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं करें तो वी पीपल यूज़ लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट उसमें से एक है, फिर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्ट। थर्ड कैटेगरी इज़ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फोर्थ इज़ फैलो लैंड। The next one is last net zone area. Area sown more than once in an agricultural year plus net zone area is known as gross cropped area. तो ये आपने डिटेल से पढ़ना है। इसका क्वेश्चन आप लिख लेना कि व्हाट इज़ द लैंड यूज़ पैटर्न। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का लैंड यूज़ पैटर्न हम इन ग्राफ के ज़रिए समझ सकते हैं। फेज़ 1 ग्राफ इज़ 1960 और 61, 2014 और 15। इसमें फॉरेस्ट कवर पहले कम था, नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 23.3%, जो डिज़ायरेबल है दैट इज़ 33%। अगर हम बात करते हैं नेट सोन एरिया तो पहले 46.26% था, अभी ये थोड़ा सा कम हो गया है। अगर हम बात करते हैं बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड जो है दैट इज़ 5.5%, पहले ये ज़्यादा था, 18.11% था, जो कि कम हो चुका है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस अगर हम देखते हैं तो पहले ही कम था, नाउ अभी ये इंक्रीज़ हुआ है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है, तो आप कह सकते हैं परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड की अगर हम बात करते हैं तो 4.71% ये पहले था, जो कि अब कम होके 3.3% हो गया। इसमें एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ है। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट सेम रहा है। कल्चरल वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहले ये ज़्यादा था, अभी ये थोड़ा कम हो चुका है। फैलो अदर देन करंट फैलो जो है अगर हम बात करते हैं तो ये भी थोड़ा सा सिमिलर ही रहा है। करंट फैलो लैंड देखिए 3.73% पहले था और ये अब बढ़ चुका है, और लोग जो है रेस्ट देते हैं। नेट्स ऑन एरिया जो है दैट इज़ 46.26% वॉज देयर इन 1961 एंड 2014 और 15 में ये 45.5% के आसपास रहा है। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड 93% जो है दैट इज़ अवेलेबल, जिनका रिकॉर्ड भारत के पास है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सपेक्ट Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. उनका सर्वे नहीं हो पाया है, लेकिन बाकी जो सर्वे हुआ है वो आप उस ग्राफ में देख सकते हैं। द लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। परमानेंट पैस्चर्स में जो लैंड है वो डिक्रीज़ हुआ है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं? पेस्टोरलिज्म कम हो चुका है। मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड जो है वो पुअर क्वालिटी का रह चुका है, हो रहा है। अगर हम देखते हैं कि भारत की बात करते हैं तो जो नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है या जो सर्वे करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 54% ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया जो है उसको आधार मानकर बाकी एरियाज़ को डिफ़ाइन करते हैं। द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कहीं पे 80% और कहीं पर ये 10% के आसपास ही। 80% जब मैं कह रहा हूँ तो पंजाब हरियाणा जो है वहाँ पे 80% से ज़्यादा जो है एरिया अंडर कल्टीवेशन है।
और नेट ज़ोन एरिया जो है इतना ज़्यादा होने के बाद जो है नेट ज़ोन एरिया क्यों है इन स्टेट्स में? अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, हिली एरिया, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर इतनी पॉसिबल नहीं है। फॉरेस्ट एरिया की हम बात करते हैं कंट्रीज़ की, तो ये फार लोअर दैन द डिज़ायरेबल 33% जो डिज़ायरेबल है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से। लेकिन इंडिया ने जो है अपनी इंडिपेंडेंस और अब तक जो है इस एरिया में काफ़ी हद तक इसमें ये एरिया जो है इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि इकोलॉजिकल बैलेंसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चैप्टर को आप रीड करेंगे दोबारा फिर से, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें अंडरलाइन करिएगा। और मैंने जो कुछ होमवर्क दिया है आपको, आप उसे पूरा करेंगे और नोटबुक में इसको लिखेंगे। इसके साथ ही मैं एक ऑनलाइन क्विज़ जो है वो अपलोड करने वाला हूँ, और उसकी डिटेल जो है मैं फर्दर आपको बता दी जाएंगी। थैंक यू, और बी सेफ, स्टे एट होम।